Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's session. I am Akansha ma'am और ये हमारी क्लास है CSN NET केमिकल साइंस में फाउंडेशन सीरीज। सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम आपके लिए लेके आया है फाउंडेशन क्लासेस, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR NET में जो फाउंडेशन टॉपिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? दैट मैं आपको दिखाई दे रही हूँ और सुनाई दे रही हूँ, ठीक है? ओके, सो एक और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पे करनी है कि जो हमारे बैचेस हैं 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं CSIR NET केमिकल साइंस के और भी अदर सब्जेक्ट्स के। तो 20 जुलाई से हमारे यहाँ पे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारी जो लिंक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, फोन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM, ओके? सो अगर आप अपनी तैयारी को, जर्नी को एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज जो टाइम है वो निकल रहा है और नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जितना भी टाइम मिले कम होता है। फॉर दिसंबर 2024 आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तभी जाके आप लोगों को एक सक्सेसफुल सक्सेस मिलेगी, आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है? तो ये एक अनाउंसमेंट थी, यहाँ पे पूरा इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो हमारा जो आज का फाउंडेशन में हमारा टॉपिक है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। मैं ऑलरेडी फाउंडेशन क्लास यूट्यूब पे मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं, दैट इज अबाउट कि एक था एरोमेटिसिटी एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी पार्ट 1। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी पार्ट 2, ओके? सो आपने पहले अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन 2 वीडियोस को देखो, उसके बाद ही आप इस वाले वीडियो पे आना, बिकॉज आपको फिर वो लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है? दोज आर द बेसिक्स, तो वो बेसिक क्लियर होंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? आपने अगर हमारा सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिल पाए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। So in today's class the topic that is acidity and basicity. Previous class में हमने acidity and basicity part 1 में हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया था एंड द क्वेश्चन वो भी हमने सॉल्व किए थे PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे हमेशा सॉल्व कराऊंगी, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग PYQ एग्जाम में आए हुए उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे वो किया था। आफ्टर दैट जो ये पार्ट 2 है, यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एसिड बेस कंसेप्ट होते हैं, दैट इज अरेनियस कंसेप्ट, बॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एंड द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से काम करते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दीज concepts in the organic chemistry. So these are really important because they form the basics of the organic chemistry. So let's start our class about this. तो पहला जो एसिड बेस कंसेप्ट है दैट इज अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या है बेसिकली? तो अरेनियस जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या हुआ कि जब ये सारा इन्वेंशन चल रहा था, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, तो एक अलग अलग डेफिनेशंस बहुत सारी आ रही थी। बट सबसे पहले जो आई वो तो हम जानते ही हैं कि एसिड क्या होते हैं, जिनका टेस्ट खट्टा होता है ना? बेस क्या होते हैं, जिनका टेस्ट थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। तो ये था प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बेसिस पे हमने बताया ये एसिड है, ये बेस। एक होता है लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि जो लिटमस पेपर है टर्न रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, उस बेसिस पे हम बताते हैं एसिड है या बेस। अगर हम बात करते हैं एज अ थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस में हम एसिड बेस कैसे बताएंगे? तो साइंटिस्ट आए थे अरेनियस और उन्होंने बताया कि एसिड इज द कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट H+ आयन। एसिड कौन होते हैं? एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कैन डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन जो देगा वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस, ठीक है? तो वो होते हैं एसिड। Any species that gives H+ ion in the aqueous solution is known as acid, ठीक है? Any species that gives OH- ion in aqueous solution known as base। तो base की उन्होंने क्या definition दी? That any compound which gives
OH माइनस आयन इन द aqueous solution is known as base. ठीक है, तो according to Arrhenius these were the primary definitions. In aqueous solution the ions immediately react with water molecule and form hydronium ion. अब हम जानते हैं कि देखिए जो H2O है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने बोला कि ये हमारा aqueous solution दिख रहा है आपको, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट? एक्वस सॉल्यूशन में आप बोलोगे मैम एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है H+ और OH माइनस आयन। ठीक है, वाटर है, वाटर में तो यही प्रेजेंट होगा। अब जब आप इसके अंदर क्या डालोगे? एसिड। क्या डालोगे? एसिड। तो एसिड हमने बोला H+ आयन जो देते हैं, जैसे आपने डाला HCl, तो HCl किस में टूटेगा? H+ Cl-। ठीक है, तो जो भी आप अगर उसके अंदर आयन डालते हो तो वो आयन ऑफ कोर्स दे आर वेरी रिएक्टिव, तो वो किससे रिएक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे जो वाटर के पास H और OH प्रेजेंट है, इनके साथ रिएक्शन देंगे। कैसे देंगे? H+ किससे रिएक्ट करेगा बताओ मुझे? H+ आयन OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा, करेगा ना? तो ये H+ OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2O। ठीक है, ठीक है, Cl माइनस H+ से रिएक्ट करके क्या बना देगा? वापस से HCl बना देगा। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में मतलब H2O भी आ गए ना, H2O आ गए, H2O। अब ये H2O अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो आने वाला H+ इससे भी तो रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर आने वाला H+ आयन अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? H3O+। इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो बेसिकली जो हमारा प्रोटॉन होता है H+ आयन होता है विच एग्जिस्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H+ के फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज H+ इज वेरी 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 रिएक्टिव। वी ऑल्सो कॉल इट नेकेड प्रोटॉन। तो जो नेकेड प्रोटॉन है या H+ आयन है, ये क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है। H2O से फटाफट रिएक्ट करके H3O+ आयन के फॉर्म में ये क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, ये H+ आयन है, पानी में H2O था, रिएक्ट करके बना लिया H3O+ आयन। और ये जो H3O+ आयन है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से। यही होता है पानी के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ सेकंड थ्योरी जो आई उसे हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, बहुत सारे नाम। तो जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई ये क्या था कि इसके अकॉर्डिंग क्या था? इन्होंने क्या बोला? देखो, इन्होंने बोला दैट अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं Bl, ब्रॉन्स्टेड एसिड Ba और ब्रॉन्स्टेड बेस Bb। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? अरेनियस एसिड Aa, अरेनियस बेस Ab। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा Ba है ब्रॉन्स्टेड एसिड, वो कौन होगा? दैट इज अ प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, H+ निकाल सकता है, उसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो ये तो सेम है, ये तो Aa जैसा ही है। अरेनियस एसिड भी तो यही था, जो H+ देता है उसे एसिड कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने भी यही चीज बोली, जो H+ डोनेट करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए। बट ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे डिफरेंस है। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन दे रहा है दैट इज एसिड, जो प्रोटॉन ले रहा है दैट इज अ बेस। तो दैट मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हो गया? जो कि प्रोटॉन क्या है बच्चों? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एनी सॉल्वेंट में बी यूज्ड। अब यहाँ पे भी देखो, एक आपको वहां पे क्या था? ओनली एक्वस सॉल्यूशन यूज करना है। यहाँ पे आप कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। दिस कंसेप्ट अप्लाई एट एनी सॉल्वेंट। ओके, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एक नया टर्म है, दैट स्पीशीज विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन। ऐसे स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस।
अब आप सोचोगे मैम इज दैट पॉसिबल, और आप भी इन एम्फोटेरिक स्पीशीज को जानते हो। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर H2O एंड अमोनिया। H2O और अमोनिया ये दोनों एम्फोटेरिक स्पीशीज की तरह बिहेव करती हैं। ये दोनों प्रोटोन एक्सेप्ट करती हैं और प्रोटोन डोनेट करती हैं। देखिए कैसे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे वाटर बिहेव करता है एज ए एसिड एंड एज ए बेस। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, H2O प्लस H2O, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला साइन। अब ये वाला जो एसिड है इसने H प्लस डोनेट किया, ये क्या है, एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो जब इसने H प्लस डोनेट किया तो हम इसे क्या बोलेंगे, OH माइनस, ठीक है। ये एक बेस की तरह काम कर रहा है तो ये क्या बन गया, H3O प्लस। इसने एक्सेप्ट कर लिया H प्लस आयन, देखिए इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया बेस और ये बन गया एसिड। समझ में आया आपको। तो कैसे प्रोटोन जो वाटर होता है वो एसिड और बेस दोनों की जैसे काम करता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। नेक्स्ट अमोनिया भी कर सकते हैं। अमोनिया कैन आल्सो बिहेव एज एसिड एंड बेस। तो देखो कैसे करेगा, यहाँ पे हमने लिखा अमोनिया प्लस अमोनिया, देन अब देखो इसमें हम लिखते हैं कि ये है एसिड, ठीक है, और ये है बेस, किसी को भी मान लो, लेकिन जो बोला है, जो नाम लिखा है वो वाला काम कराना है। मतलब अगर एसिड है, एसिड क्या करेगा बच्चों बताओ, एसिड का काम है माइनस H प्लस डोनर, ठीक है। तो अगर H प्लस निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस, बन गया NH2 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे मैं बेस बोल रही हूँ, बेस मीन्स H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस यहाँ पे आप दोगे, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया भी कैन बिहेव लाइक एसिड एंड बेस। क्लियर, यह है, इनको हम बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। व्हाट वी कॉल देम, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कैसे, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। कैसे है देखो मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट अच्छा अब देखिए, जो ब्रोंस्टेड लोरी वाले उसने बोला कि मॉलिक्यूल एसिड भी बिहेव कर रहा है और जो बेस भी बिहेव कर रहा है, तो वो कंपाउंड जो एसिड बेस की तरह बिहेव कर पाते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम ईच अदर जस्ट बाय अ प्रोटोन। प्रोटोन से वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। देखो होता क्या है, ये एसिड है ना स्टूडेंट्स, ये एसिड है, ये आपको एसिड दिख रहा है, इस एसिड ने जब H प्लस को निकाला तो ये क्या बन गया, NH2 माइनस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और इसे आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि वापस इसमें चेंज होगा, कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। इसको देखो जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, इस बेस ने जब H प्लस ली तो ये बन गया NH4 प्लस, और ये क्या बन गया, अब एसिड बन गया, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। तो ये देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटोन से डिफर होते हैं, प्रोटोन, बस एक प्रोटोन का इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स स्टूडेंट्स, देखिए an acid base which differ only in the number of single proton are called a conjugate acid base pair, जो अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। Now the applications of Bronsted-Lowry concept, इस कंसेप्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है देखते हैं।
The strength of a base is measured by its ability to capture proton. अब कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है हम बता सकते हैं। कैसे? अगर वो जल्दी से जल्दी H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बता सकते हैं कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो H+ एक्सेप्टेंस इज नॉट फास्ट, वेरी स्लो, मतलब उससे H+ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी बेसिसिटी कम है और इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा है, इसने बहुत जल्दी से H+ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो on the basis of this concept we can tell that which one is most acid, basic and acidic. एसिडिक भी आप बता सकते हो, अगर किसी कंपाउंड की एबिलिटी है जल्दी से H+ निकालना तो दैट मीन दैट कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और उस कंपाउंड की एबिलिटी है धीरे से बहुत हार्डली H+ को रिमूव करना, दैट मीन्स दैट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, therefore the stronger the acid the weaker the conjugate base and the stronger the base the weaker the conjugate acid। अब ये क्या लिखा है देखो, इसका मतलब है अगर कोई, इसका जो मतलब है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब वो जो मैं लिखा था वो देखो, मान लो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होगा, वीक बेस। भाई एसिडिटी और बेसिसिटी तो ऑपोजिट होती है ना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बेस तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वीक बेस एंड वीक एसिड्स, इसको फिर मिटाना पड़ेगा, मैं चेंज द कलर ब्लू। वीक एसिड क्या है, वीक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वीक बेस, अगर मैंने लिखा वीक बेस तो वीक बेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये वाला आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ओके, द एसिडिटी ऑफ एसिड्स एंड देयर कंजुगेट बेस इज ऑलवेज सेम। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है, देखो इसको भी देखते हैं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कलर चेंज कर लिया, इसको मिटा। चलिए देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, CH4 and H3 H2O HF, दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। अब हम इसकी एसिडिटी बेसिसिटी सब देखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस सब चेक करेंगे। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ये जो है पीरियोडिक टेबल, ये कार्बन टेट्राहाइड्राइड, ये क्या है, CH4 मीथेन। आप मुझे बताओ ये क्या होता है, वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग? तो आप बोलोगे मैम ये तो वीक एसिड होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है ना। ठीक है, तो मतलब ये आपने बोला मैम ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं एसिडिटी की बात कर रही हूँ, तो एसिडिटी के लिए क्या करना है मेरे को, मैं आपको बता चुकी हूँ, H+ को निकालना है। H+ निकाल के हम इनका नेगेटिव स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो H+ निकालो, सब लोग इसका H+ निकालो, H+, H+, H+ निकाल दिया। अब क्या बना, ये बना CH3-, ये बना NH2-, और ये बना OH-, और ये बना F-। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, बोल सकती हूँ, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये बन गए बेस, ये सब क्या है, बेस। अब ये वीक एसिड है तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, इस तरीके से ये इनकी चलती है। और आप बता सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए बेसिसिटी ऑर्डर, आपको ये दिए हुए हैं उनका बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है, तो आपको पता है दैट इट इज अ वीक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो जब हम यहाँ पर इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता करते हो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव्स एज अ वीक बेस। अब जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी वो लाइन दोबारा देखते हैं, एसिडिटी ऑफ एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज सेम। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, कि जो एसिडिटी है यहाँ पे CH4 की, वही एसिडिटी CH3 माइनस की भी होगी। ये वीक एसिड है तो ये भी वीक एसिड ही होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी भी जो नेचर है स्ट्रॉन्ग एसिड की ही रहेगी, ठीक है। तो वो तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिसिटी की। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए इसको उतार लेना, वीडियो पॉज करके हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है दैट रिएक्टिविटी को चेंज करते हैं। अच्छा एक और चीज जो रह गई वो क्या है कि एक और आप यहाँ पे नोट डालो और इस नोट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो और यहाँ पे लिखो दैट वीक बेस आर गुड लीविंग ग्रुप। और ये जो लाइन है ये आपकी किस में काम आती है, ये आपके आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। अभी क्या पूछा है दैट जो वीक बेस है वो गुड लिविंग ग्रुप है। कैसे, क्या मतलब है इस लाइन का, देखो अगर आपको किसी कंपाउंड में से किसी मॉलिक्यूल में से इस X को बाहर निकालना है, Rx है, X बाहर निकलना चाहता है, X क्या है, X क्या है हेलोजन, हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलती है और हमें मिलता है R प्लस। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा और R के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ये है कि ये यहाँ पर हैलोजन की लीविंग एबिलिटी जब बढ़ेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो जो ये एसएन रिएक्शन है इसकी रेट कब बढ़ेगी, अब हमें तो रिएक्शन करवानी है। जब आप इंडस्ट्रियल मेथड से कोई भी रिएक्शन करवाते हो आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आपको तब मिलेगा जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी वैरी द फैक्टर्स, हम फैक्टर्स को वैरी करते हैं। अब यहाँ पे अगर जो हैलोजन है ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, लीविंग एबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और लीविंग एबिलिटी का जो ऑर्डर है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे मैम दैट इफ इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स इट्स अ वीक बेस, दैट मीन्स इसकी लीविंग एबिलिटी इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, क्या है, गुड, ओहो तो मिटता नहीं, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ओके। चलिए नाउ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ना वही चीज यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये RX आपको दिखाई दे रहा है ना, एल्काइल हैलाइड, ये क्या देता है SN1 और SN2 दो टाइप के रिएक्शंस देगा। इन SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। In the unimolecular nucleophilic substitution, the rate of reaction doesn't depend upon two molecule, only depend upon one molecule, that is the reactant. तो इसे हम क्या बोलते हैं SN1. But if the rate of the reaction depends upon the both upcoming nucleophile as well as the reactant, we call it SN2. तो यहाँ पे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो हैलोजन है इसकी लीविंग एबिलिटी जब बढ़ेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों में इंक्रीज हो जाएगा। अब द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपसे ये पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है एल्काइल हैलाइड का तो आप कैसे बताएंगे, तो देखो R देखो R हैलोजन है, RF RCl
RBr एंड RI, यही होते हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लीविंग एबिलिटी पूछी जा रही है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो मुझे बताओ, आप बोलोगे मैम ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है वीक बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस जो होता है उनकी क्या होती है, गुड लीविंग एबिलिटी। इसका मतलब कि जो I माइनस है ये क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, ऑर्डर आ गया RI, RBr, RCl एंड RF। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। क्लियर, समझ में आया कैसे आया ऑर्डर? तो हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता कि सब रटना है, कंसेप्ट एक बार सबको पढ़ने पड़ेंगे। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्चुअल चीज है, वो तो कंसेप्ट ही होता है, और उसके बाद जो रिएक्शंस होती है वो हमें याद करनी होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनका ये रीजन है। चलिए नाउ आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछा जाए दैट अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, तो मुझे बताइए कि कौन सा लीविंग ग्रुप यहाँ पे जल्दी होगा। तो देखिए यहाँ पे लीविंग ग्रुप है 1 क्लोरीन, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, 1 2 3। तो जब यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो एसिड रिएक्शन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, तो वो दिखाएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा -I ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, द ग्रुप विच स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे क्लोरीन है, 3 I वाले हैं, तो C की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है देन B देन E। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नाउ दिस इज आवर रिलेटिव स्टेट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड। ये आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिडिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़े से अगर आप ट्रिक्स हैं तो ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन आपको ये याद करना है। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HF के साथ अगर SbF5 जुड़ेगा तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। SbF5 इज द हैलोजन कैरियर ग्रुप, ये जहां हैलोजन दिखता है उसको ले लेता है, इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। देन HClO4, देन HI, H2SO4, HBr, उसके बाद HCl, ये सारे जो ग्रुप है क्या है, एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इन द एग्जाम समटाइम्स इसमें से ही पूछ लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एसिडिटी का ऑर्डर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते उसको सॉल्व। आपको पता होना चाहिए that HBr is more acidic than HCl. You should know this that HI is more acidic than HBr than HCl. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। अब हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है दैट इज लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब ये लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जो लास्ट में क्या हुआ, पहले तो अरीनेस आए थे, फिर बॉन्स्टेड लॉरी आए दोनों, फिर कौन आया लास्ट में, लुईस एसिड बेस। तो ये जो कंसेप्ट है ये सबसे लेटेस्ट है और इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। माना तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी को भी जाता है, बट उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो लुईस ने किया। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने तो सिंपल सी चीज बोली दैट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स, ये बोला इन्होंने। मतलब देखा जाए तो एसिड्स वही होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये टर्म था इनका दैट लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं E+, ये कौन होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। and the nucleophiles are Lewis base because they want to accept, they want to donate electrons. Clear? चलिए, now the naked proton are the strong acid and the electrons are the strong base. This naked proton means H+ ion.
The H plus ion which is act as a generally we call it a naked proton because ये सबसे reactive smallest proton होता है, ये strong acid होता है, और जो strong base अगर हम बोलेंगे तो that is electron. ठीक है, ये in term of the electrons है. देखिए अब जो लुईस एसिड बेस पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं. अमोनिया जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है NH3, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ NH3. ठीक है, अब जो NH3 है ये क्या काम कर रही है, दिस इज अ लुईस बेस, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है स्टूडेंट्स, देखिए BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन फ्लोराइड है. ठीक है, ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ले लिया और ये बन गया NH3.BF3 लुईस एसिड बेस पेयर. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर. चलिए तो देखो जो लुईस एसिड बेस पेयर है इसके मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कौन कौन से होते हैं. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है B-, ये एक न्यूक्लियोफाइल है B-. जब ये H+ को लेता है तो ये बनाता है BH, बॉन्ड बन गया. इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल, देन ये NH3 यहाँ पे है BF3 को देता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है NH3BF3. ठीक है, इसने पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए. फिर है न्यूक्लियोफाइल CH3O-, क्या है CH3O-. ये किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल NH3 रिएक्ट करेगा अगर इलेक्ट्रोफिलिक एसिड से, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शंस. ठीक है, कि किस किस टाइप से होती है ना, तो आप इसको एक बार देख सकते हो. नाउ द क्वेश्चन, हम एसिडिटी और बेसिसिटी पे नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, कि जो एसिडिटी बेसिसिटी कंसेप्ट पे नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये नेट जून 2014 में पूछा गया था. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एनायंस. आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है इनकी बेसिसिटी का. ठीक है, तो हम मान लेते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी. ठीक है, चलिए अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. देखो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, वहां पे सबसे पहले आपको वहां पे, यहाँ पे मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे मैम दिस फिनॉक्साइड आयन इज कॉमन. कैन यू सी हियर, देखो ये था फिनॉल. फिनॉल को जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो बेस H+ निकाल लेता है और हमें मिलता है O-. इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे NO2 दिख रही है एज अ सब्स्टिट्यूएंट. NO2 कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, NO2 यहाँ पे ऑर्थो पे है, मेटा पे है और पैरा पे है. Basically, orthonitrophenolphthalein ion, metanitrophenolphthalein and paranitrophenolphthalein ions are given here. Now, जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं these, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. तो जब भी आपके पास, जब भी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दिखा देती हूँ, आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर हो, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है ना, और एक आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर है दैट इसके ऊपर कोई ग्रुप G प्रेजेंट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो क्या करना है, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, दैट मीन्स इफ एनी कंपाउंड हियर हैविंग नेगेटिव चार्ज then electron withdrawing group, higher electronegative group increase the stability of the system. क्यों होता है ऐसा, देखो किसी पे नेगेटिव चार्ज है, उसको उस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना है, स्टेबल होना है. तो नेगेटिव चार्ज कब खत्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे. तो जो हमारा बेस मॉलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी
और थोड़ी सी स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी। दैट्स व्हाट ही वांट, ठीक है, उसको यही चाहिए, स्टेबिलिटी कम करनी है। क्लियर? तो देखो ऐसा याद रखना है आपको। एक दूसरी चीज होती है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कमी हो गई, अब कमी हो गई तो भी अनस्टेबल हो गया, अब कमी हो गई तो व्हाट ही वांट दैट कोई ऐसे ग्रुप जुड़ जाए जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, और वो क्या कर देंगे, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, जब भी किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो चेक करना है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा ले पाएंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एसिडिटी, अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना होगा, एसिडिटी, क्या चेक करना होगा, एसिडिटी। तो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स उसकी एसिडिटी की बात हो रही है, तो अगर जितना ज्यादा नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। तो नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल होगा तो बच्चों एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा दैट मीन्स यहाँ पे बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। देखो यहां पर इसको मैं मिटा देती हूँ और कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे मेटा है, यहाँ पे पैरा है। अब हम जानते हैं ऑर्थो पे क्या काम करता है, NO2 इज गिविंग -R एंड -I, लेकिन और ऑर्थो पोजीशन -R काम कर रहा है, -I तो सब जगह काम करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो ग्रुप रखते हैं विच इज डोमिनेंट, तो रेजोनेंस इज डोमिनेंट और इंडक्टिव फैक्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -I, -R, ठीक है, तो आपने -R लिख दिया। अब जो मेटा है, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट काम करेगा, मतलब -I। अब इतना आप लोग जानते हैं दैट रेजोनेंस वर्क एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद द सेम इंटेंसिटी, मतलब जो भी ग्रुप कोई भी इफेक्ट दे रहा है उस रिंग के अंदर, वो ऑर्थो और पैरा पे जो रेजोनेंस लगा रहा है वो ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है, और इक्वल इंटेंसिटी से जितना रेजोनेंस ऑर्थो पे है उतना ही रेजोनेंस पैरा पे मिलेगा। लेकिन द इंडक्टिव इफेक्ट वर्क एट द ऑल पोजीशन विद डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब और इंडक्टिव इफेक्ट आपको चाहे वो +I है चाहे -I है सबसे ज्यादा इप्सो पे मिलेगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। इप्सो कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, ये पोजीशन होती है इप्सो, ठीक है। तो इप्सो पे सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप मुझे बताओ जो मेटा है इस पे क्या काम कर रहा है, -I, ठीक है, R तो नहीं कर रहा। अब ये पैरा पे NO2 क्या काम करेगा, -R, ऑर्थो पे भी सेम है, पैरा पे भी सेम है। अब देखो जो ये फिनॉक्साइड आयन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एसिडिटी की हमको बात करनी है। अब जो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा, अच्छा बेसिसिटी पूछा है, कोई बात नहीं। तो देखो बेसिक कौन होगा, जिसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, तो हम एसिडिटी ऑर्डर निकाल लेते हैं और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो पहले एसिडिटी निकाल लेते हैं क्योंकि इसको देख के हमें एसिडिटी ही लग रही है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है। नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है, जहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो -R यहाँ पे सबसे ज्यादा है और -R यहाँ भी है, लेकिन -R तो सेम है बट -I को चेक करेंगे, -I ऑर्थो पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा। तो हमारा एसिडिक ऑर्डर, जो एसिडिटी ऑर्डर है वो हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। अब हमें बेसिसिटी बताना है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स, मतलब सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर? हो गया? सो आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू नाउ, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
एक और जो 9 दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये बेसिसिटी का क्वेश्चन आपसे दोबारा से आया है। अब बेसिसिटी पूछा है और यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। अब बेसिसिटी जो भी आपसे पूछा है वो काम आपको कराना है। बेसिसिटी पूछा है तो आप H+ जोड़ दो सब पे, फिर चेक करो कि H+ जोड़ने के बाद कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल लग रहा है आपको, किस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है। जिस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, दैट इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, दो नाइट्रोजन दिख रही है, एक एन ये है, एक ये नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी है, इस पे लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, यहाँ पे इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, तो मतलब यहाँ पे ये है। अब इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो पहली बात, जब भी आप बात करते हो अमीन की, तो एक बात याद रखो दैट एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। ठीक है, एमीन के नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर प्रेजेंट है H+ आयन आकर वहां जुड़ेगा, वही बेसिसिटी है। अब जिस नाइट्रोजन पे लॉन पेयर इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वहां प्रोटॉन आके आराम से जुड़ेगा, बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। नाउ यू हैव टू चेक इजीली अवेलेबल लॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में जो ये लॉन पेयर है, यहाँ भी, तो इसमें ये वाला लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो आप लोग, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, लेकिन इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रोटॉन जो आएगा वो सबसे पहले यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पोजीशन। अब देखो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बेसिक है तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर है सी। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब ये तीन नाइट्रोजन लेके बैठा है। देखो आप लोग, इसमें 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन की पोजीशन है प्रोटॉन के लिए, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद देखो इसमें 2 हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 हैं, तो ये ज्यादा बेसिक जगह। इसके बाद ये, और सबसे कम बेसिक है 4, क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करने, क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है एसिडिटी और बेसिसिटी का क्लियर हो गया है। हमने कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने इसके जो क्वेश्चंस आए थे नेट में वो सॉल्व किए। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में फाउंडेशन भी मेरी आपकी आने वाली है। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मैं अनाउंस करना चाहूंगी दैट जो हमारे यहाँ पे 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंफॉर्मेशन से आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे जो ब्रांच है ऑफलाइन, वहाँ अभी चंडीगढ़ में आकर आप लोग यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा आप लोगों के लिए सुटेबल है। हमारे जो बैचेस है 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 PM यहाँ पे टाइम है, तो आप अपने कॉलेज के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरी जो क्लास है, मेरी जो टॉपिक है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे सेशन को, क्लास को लाइक करके ही बाहर जाना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक है, इस पे आप फाउंडेशन क्लास लेके आइए। ठीक है, तो आपको जिस भी चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप हमारे बैच में एनरोल करेंगे तो ऑफकोर्स आप लोगों को कंप्लीट पैकेज और जो भी यहाँ पे फैसिलिटी होती है ऑफकोर्स यूट्यूब से ज़्यादा होगी, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं भूलना। नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।